इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस की। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के लिए। ये 3 तरीके के फंक्शंस होते हैं। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और तीसरा डिविडेंड डिसीजंस। तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि जब भी हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस हमारा चल रहा होता है तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये डिसीज़न हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हमें पैसे या जो पैसा चाहिए, हमें जो कैपिटल चाहिए या फंड्स हमें चाहिए, वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। तो दीज डिसीजंस आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द फंड्स, कि हमें एक्वायर करना है, फंड्स लेने हैं। फंड्स लेने के बहुत तरीके होते हैं। हम अपना पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं, हम मार्केट से पैसा ले सकते हैं, हम बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स ले सकते हैं। तो एनी बिजनेस एक्टिविटीज़ बेसिकली कंसर्न विद रेजिंग ऑफ द फंड्स, कि हमें फंड्स रेज करने हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, और हमें फिर वो फंड्स अपने बिजनेस में लगाने हैं, और फिर जब उसका प्रॉफिट आएगा तो फिर उसको हमें मैनेज करना है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है कि हमें अपने फंड्स को ऑब्टेन करना है, फंड्स एक्वायर करने हैं जिससे हम उन्हें बिजनेस में अपने लगा सकें। तो मैंने जैसा भी बताया कि हम अपना पैसा भी बिजनेस में लगा सकते हैं और उधार भी ले सकते हैं मार्केट से या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो दो तरीके से हमें पैसे मिल सकते हैं। पहला अपना पैसा यानी कि इक्विटी कैपिटल, और दूसरा बाहर से ले सकते हैं जिसे हम डेब्ट कैपिटल कहते हैं, जैसे ऋण कहते हैं, हम ऋण ले सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 बातों का हमें ध्यान रखना है। पहले हमें डिसाइड करना है कि व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ फंड्स डेट शुड बी रेज्ड, कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने फंड्स हमें चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। और मान लीजिए हमें 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, तो 1 लाख रुपीज़ हमारे पास कहाँ से आएंगे। सो वी हैव टू डिसाइड द मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, कि अपना पैसा उसमें कितना लगाना है और बाहर से हमें कितना पैसा लेना है। जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि हमें 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, तो 1 लाख में हम 40,000 अपना लगा सकते हैं, 60,000 हम बाहर से ले सकते हैं, या जैसा भी डिपेंड करता है कि जो मालिक है उसके पास कितना पैसा है, तो वो अपना पैसा यूज़ कर सकता है बिजनेस में और बाकी वो उधार ले सकता है। तो हमें 2 डिसीजंस यहाँ पर लेने हैं। पहला, कितना पैसे की ज़रूरत है, और जो पैसा है वो कहाँ कहाँ से हमारे पास आएगा। अब दूसरा निर्णय हमें क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट तो हो गया कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है और वो कहाँ कहाँ से आएगा। जब वो डिसाइड हो जाए तब हमें देखना है कि अब हम जो पैसा हमारे पास 1 लाख रुपीज़ आ रहा है उसको हमें कहाँ कहाँ उपयोग करना है, क्योंकि हमें ज़रूरत है तो वो ज़रूरत के हिसाब से 1 लाख रुपीज़ को हमें बांटना है। मान लीजिए हमें संपत्ति खरीदनी है, मशीन खरीदनी है या बिल्डिंग बनानी है, तो हमें पैसा 2 जगह पे हम लगा सकते हैं अपने बिजनेस में। जिन संपत्तियों में लगाना है तो 2 तरह की संपत्तियां हमारी होती हैं, एक कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स और एक होते हैं करंट एसेट्स, यानी स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी लगानी है, व्हीकल्स हैं, ज़मीन खरीदनी है, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के पर रहते हैं, बहुत लंबे समय तक हमारे पास रहते हैं जब तक बिजनेस चलता है। अगर बीच में ख़राब हो जाते हैं, जैसे मशीन ख़राब हो गई या व्हीकल्स ख़राब हो गए या पुराने हो गए, तो हम उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक रहते हैं। दूसरे हमारे होते हैं करंट एसेट्स, जो 1 साल तक लगभग रहते हैं और 1 साल में हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मटेरियल रखा हुआ है, रॉ मटेरियल है, तो वो जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल है, वो फिनिश्ड गुड्स बन जाएंगे और मार्केट में बिक जाएंगे। या हमारे पास कैश है तो कैश भी रोटेट होता रहता है। कुछ हमें उधार हमने दे रखा है, उधार माल बेचा है, तो हमें उधार का पैसा कुछ दिनों बाद मिल जाएगा, जिसे हम सन्ड्री डेटर्स कहते हैं, या हम बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं, या ट्रेड रिसीवेबल्स भी कहते हैं। तो 2 तरीके के एसेट्स हो गए जहाँ पर हम अपना पैसा लगा सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। अब जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। जब फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाते हैं तो उसे हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। और जो करंट एसेट्स यानी कि चालू जो संपत्तियां हैं, करंट एसेट्स हैं, उसमें हम पैसा लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पहला पॉइंट है वर्क कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हमें क्या देखना है कि हमें कौन से एसेट्स खरीदने हैं,
भाई डिसाइड करना है कि हमें एसेट्स खरीदने हैं, तो कौन से एसेट्स खरीदने हैं, और इन एसेट्स को हम खरीदेंगे तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं। मशीन खरीदनी है तो अलग अलग कंपनियों की मशीन होती हैं। कुछ मशीन्स का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, कोई 2 साल के लिए चलेगी, कोई 5 साल चलेगी। तो हमें उसका एनालिसिस करना है कि कौन से एसेट्स हम खरीद रहे हैं। तो प्रॉपर एनालिसिस अगर हम कर लेंगे कि कौन सी मशीन खरीदने से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, कि हमारा खर्चा कम से कम आए और हमें लंबे समय तक वो हमारे साथ दे। So we have to decide how assets or projects or proposal should be chosen to make the investment. तो हमें टेक्निक्स देखनी है, जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं, जैसे पे बैक पीरियड मेथड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड है। इस तरह के बहुत सारे हमारे कैपिटल बजटिंग मेथड्स हैं। उनकी हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से एसेट्स खरीदने हैं। और दूसरा, हमें रिस्क भी देखना है। हाउ द डिसीजंस रिगार्डिंग चॉइस ऑफ एसेट्स ऑफ प्रोजेक्ट और प्रपोजल शुड बी मेड अंडर सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट तो आपको पता ही है, रहता ही है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, कल क्या चीज़ हो जाए कुछ पता नहीं। तो जो भी हमें एसेट्स खरीदने हैं या प्रपोजल बनाना है या कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, तो हमें उसमें रिस्क भी देखना है कि कितना रिस्क है, क्योंकि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है, तो उस हिसाब से रिस्क भी ज़्यादा होता है। पता नहीं कल कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बदल जाएं तो हमारा बिजनेस उससे अफेक्ट हो सकता है। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखते हुए ही अपना पैसा लगाना चाहिए। दूसरा, हमारे जो चालू खाता है, जैसे हम चालू संपत्तियाँ जिसे हम कहते हैं करंट एसेट्स, यानी कि वो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा चाहिए हमें, डे टू डे ऑपरेशंस करने हैं बिजनेस में, उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ पर हमें क्या करना है, द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन दिस एरिया आर बेसिकली कंसर्न विद डिसाइडिंग द ऑप्टिमम एक्सटेंट टू विच द फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स। कि भाई हमें देखना है कि करंट एसेट्स में जो पैसा हमारा लगा हुआ है, ऐसा ना हो कि हम बहुत उधार बेचते रहें और वो पैसा हमारा आसानी से ना आ पाए वापस, या हमारे पास कैश इतना ज़्यादा रखा हुआ है कि हम उसे यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, बिजनेस में रखा हुआ है, और वो हमारे यूज़ नहीं आ रहा, तो वो भी बेकार है। बैंक्स में हमारे पैसे पड़े हुए हैं, बैंक अकाउंट में, वो हम उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे करंट एसेट्स में तो हम अपना खर्चा नहीं निकाल पाएंगे, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारा पैसा एक तरीके से बर्बाद ही माना जाएगा। तो यही यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है, इफ़ कंपनी इन्वेस्ट लेस अमाउंट इन करंट एसेट्स इट मे लूज द एबिलिटी टू मीट द करंट ऑब्लिगेशंस विच आर टू बी मेट विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स। इट मे ऑल्सो लूज द कैपेसिटी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑन अ रेगुलर एंड स्मूथ बेसिस। यानी कि अगर हमारे पास कम पैसा है, करंट एसेट्स में कम पैसा लगा हुआ है, मान लीजिए कैश मान लीजिए हमारे पास कम है, अब हमें उधार चुकाने हैं, तो अगर हमारे पास कैश कम है तो हम उधार नहीं चुका पाएंगे, हमें मटेरियल ख़रीदना है, बहुत सारी चीज़ें हमें कैश में ही खरीदनी पड़ती हैं, तो हम नहीं खरीद पाएंगे, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन इफ़ द कंपनी इन्वेस्ट टू मच इन करंट एसेट्स इट मे एडवर्सली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स। The decisions regarding working capital management attempt to ensure the balance between these two principles of liquidity on one hand and profitability on the other। यानी कि हमने अगर ज़्यादा पैसा लगा दिया है तो वो वेस्टफुल माना जाएगा कि ऐसे ही पैसा हमारा पड़ा हुआ है और उसे हम सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपने पैसे को सही इस्तेमाल करना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उसी प्रकार से सोच समझ कर लेने पड़ेंगे। तीसरा हमारा होता है डिविडेंड डिसीजंस। अब जब हमने पैसा उधार भी ले लिया, अपना पैसा लगा लिया, पहला डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन देखा, दूसरा हमने उसे इन्वेस्ट भी कर दिया। अब जब बिजनेस में पैसा लग गया, बिजनेस चलेगा, तो हमें प्रॉफिट्स भी होंगे। अब जब प्रॉफिट होंगे तो कंपनियां क्या करती हैं, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बिजनेस में ही रोक लेते हैं कि भाई आगे ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ हिस्सा मालिकों में यानी कि जो ओनर होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। भाई जो पैसा बिजनेस में लगा रहा है वो चाहेगा कि मुझे उस प्रॉफिट में हिस्सा मिले, तो जो प्रॉफिट में जो हिस्सा होता है जो हम अपने मालिकों को बांटते हैं, जिन्हें हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेयर होल्डर्स कहते हैं, तो जो पैसा उनको बांटा जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो दिस इज़ द थर्ड एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय अ फाइनेंस मैनेजर, यानी डिविडेंड डिसीजंस। The dividend decision is concerned with the quantum of profits to be distributed among shareholders। क्या देखना है हमें यहाँ पे कि whether all the profits are to be distributed, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ वो सब हम अपने शेयर होल्डर्स को बांट दें, या
कुछ प्रॉफिट हम अपने पास रोक के रख लें, यानी कि या तो हम सारा बांट दें या सारा पैसा हम बिजनेस में रोक के रख लें, या हम कुछ हिस्सा बांट दें, कुछ हिस्सा हम अपने बिजनेस में ही रोक कर रख लें प्रॉफिट का। तो ये 3 बातें हो गई जिनको फाइनेंशियल मैनेजर को देखना है। अगर हमें पैसा बांटना है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट को बांटना है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहला है द नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। भाई नेचर कैसा है बिजनेस का। कुछ सीजनल बिजनेस होते हैं कि भाई 6 महीने ही बिजनेस चलता है, बाकी 6 महीने सीज़न नहीं होता है, तो हमें हो सकता है कि उस समय बिजनेस नहीं चलेगा, बिक्री नहीं होगी, तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें प्रॉफिट्स अपना थोड़ा बहुत रोक कर रखना चाहिए। अगर रेगुलर बिजनेस चलता रहता है तो कोई परेशानी नहीं है, हम सारा प्रॉफिट बांट देंगे। अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि भाई हमें रेगुलर इनकम होती रहेगी, बिक्री होती रहेगी, तो प्रॉफिट हम ज़्यादा बांट सकते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है। दूसरा पॉइंट आता है प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, वित्तीय स्थिति अच्छी है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स को बांट सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आजकल मंदी का दौर है, तो लोगों की कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी सोचेंगी कि भाई हमें अपनी इसको रोक के रखें, पता नहीं कब बिजनेस में ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम देंगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इफ कंपनीज पोजीशन इज गुड, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर डिविडेंड। इफ फाइनेंशियल पोजीशन इज बैड, दे विल होल्ड द प्रॉफिट। तीसरा पॉइंट होता है नीड फॉर इंटरनली जनरेटेड फंड्स इन फ्यूचर। अब हमें अगर लगता है कि अगले साल हम अपनी कंपनी को बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो पैसे की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस साल का जो प्रॉफिट है उसे हम कोशिश करेंगे कि हम अपने शेयर होल्डर्स को ना दें, उसे हम बिजनेस में ही रोक कर रखें कि अगले साल हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। अब पता लगा हमने सब प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को बांट दिया, अब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारे पास फंड्स नहीं है, फिर हमें बाहर से उधार लेना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि हम अपने प्रॉफिट्स को रोक कर रखें। अगर हमें लगता है कि हमें आगे आने वाले समय में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम प्रॉफिट्स को अपने पास रोक कर ही रखें। फोर्थ पॉइंट आता है ओनरशिप पैटर्न ऑफ द कंपनी। ओनरशिप पैटर्न ऑफ द कंपनी में हम क्या करेंगे कि मालिक पर डिपेंड करता है कि बहुत ज़्यादा अगर बाहर से लोगों ने पैसा लगाया है तो वो उम्मीद करते हैं कि हमें प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। अगर 1-2 ही मालिक हैं तो वो तो सोचेंगे चलो हमारा ही बिजनेस है, अपने बिजनेस में ही हमारा पैसा लगा हुआ है, बिजनेस को ही ग्रो करेंगे। लेकिन अगर बाहर के लोग ज़्यादा आ जाते हैं, इन केस ऑफ कंपनी हज़ारों शेयर होल्डर्स होते हैं, लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि जो कंपनी में हमने पैसा लगाया है तो हमें रेगुलर रिटर्न भी मिलना चाहिए, रेगुलर हमें पैसा मिलता रहे डिविडेंड के फॉर्म में आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो ये ओनरशिप पैटर्न पे डिपेंड करता है किस तरह का ओनरशिप है कंपनी की, उस हिसाब से ये डिसाइड करा जाएगा कि प्रॉफिट कितना डिविडेंड में बांटा जाए और कितना रोक कर रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट्स फिस्कल एंड अदर पॉलिसीज़। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस बदलते रहते हैं। कभी डिविडेंड पे टैक्स लग जाता है, कभी डिविडेंड पे टैक्स हटा दिया जाता है, कभी शेयर होल्डर्स को टैक्स देना पड़ता है, कभी डिविडेंड जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो कंपनी टैक्स पे करती हैं। तो ये सब टैक्स प्रोविजंस चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए डिविडेंड के अमाउंट भी अफेक्ट करता है। तो डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड फिस्कल पॉलिसीज़, तो उसके हिसाब से ही डिविडेंड डिसाइड करा जाएगा। और लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स अबाउट कैपिटल एप्रिसिएशन और बोनस शेयर्स। बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि हमें रेगुलर इनकम मिलती रहे, हर साल प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलता रहे। कुछ शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई ये प्रॉफिट जो हुआ है ये बिजनेस में ही रखा रहे और बिजनेस को ग्रो करने के काम आए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के काम आए। तो डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स चाहते हैं वही कंपनी का मैनेजमेंट करता है। अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, इस प्रॉफिट को बिजनेस में लगाया जाए, तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिजनेस में उस पैसे को लगाएगा। अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनको रेगुलर इनकम मिलती रहे, तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी क्या करेगी,
अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करता है और ये एनुअल जनरल मीटिंग जब कंपनी की होती है उसमें ये डिसाइड करा जाता है। तो हमने इस वीडियो में 3 पॉइंट हमने सीखे फाइनेंस फंक्शंस के। पहला, फाइनेंसिंग डिसीजंस, यानी कि पैसा बिजनेस के लिए हमें इकट्ठा करना है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यानी कि उस पैसे को हमें अपने बिजनेस में लगाना है। और तीसरा, डिविडेंड डिसीजंस, यानी कि जो बिज़नेस चल रहा है और जब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हमें बिज़नेस में रोकना है या अपने मालिकों में यानी शेयर होल्डर्स में बांट देना चाहिए। अगर कोई आपको परेशानी आती है इस वीडियो से संबंधित तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।